बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डेवलपमेंट ऑफ बार्स एंड पॉजिटिव मोमेंट रीजन्स को डिस्कस करूंगा। ये समझ लें उसी कंटिन्यूशन है जो पहले हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले हमने जनरली डिस्कस किया डेवलपमेंट ऑफ बार्स एंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम बार फोर्स। हमने कहा उसमें दो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं, दो तरह के क्रिटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट के भी मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट या मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट वाला पॉइंट हो सकता है और दूसरा कट ऑफ पॉइंट्स वाला मोमेंट हो सकता है। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट वाले को थोड़ा सा डीपली देखना चाह रहे हैं कि इसमें किस तरह हमने रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, कौन सी रिक्वायरमेंट को इस ऊपर जो बेसिक रूल है इसको मीट करना है। बेसिक रूल की थोड़ा सा ब्रीफली दोबारा से देख लें। हमने कहा था कैलकुलेटेड टेंशन या जो हमारे केस में टेंशन है इन रीइंफोर्समेंट एट ईच सेक्शन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स, हमारे केस में हम बीम्स की बात कर रहे हैं, शैल बी डेवलप्ड ऑन ईच साइड ऑफ दैट सेक्शन बाय बेड लेंथ एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी हमने फिर कहा था कि कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको अगर आप सेटिस्फाई कर दें, उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर अगर आप दोनों साइड पे बेडमेंट लेंथ दे दें जितने रिक्वायर्ड है तो आप तो मोस्ट प्रॉब्ली आप कि सारे जो सेक्शंस हैं बिटवीन दोज क्रिटिकल सेक्शंस वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। लेकिन ये ऐसा कोई जनरल रूल नहीं कि बस ये इन्हीं क्रिटिकल सेक्शंस को हमने मीट करना है और इसके बीच में कोई और सेक्शन कभी हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट, ये रूल जो है हमारा, ये रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही है। इट इज़ पॉसिबल कि आप मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट वाली जो लोकेशन है वहाँ से आप दोनों तरफ आपने एक्सटेंशन जितनी यानी डेवलपमेंट जितनी रिक्वायर्ड है, डेवलपमेंट लेंथ जितनी बेडमेंट लेंथ रिक्वायर्ड है आपने दी हो, लेकिन मुमकिन है कि उस किसी बीच में कोई पॉइंट्स हो जहाँ पे वो यानी क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तो असल में एट ईच सेक्शन की है ना, लेकिन फिर हमने कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स को चूज कर लिया कि ये ज़्यादा क्रिटिकल है, इनको ज़्यादा काइंड ऑफ अटेंशन की ज़रूरत है। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिनमें मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट वाली जो लोकेशन है, जैसे इस केस में अगर हम देखें तो जैसे ये वाली लोकेशन बनेगी, या आप कह लें कि अगर इस एग्जांपल इस वाले डिस्कशन को देखें तो ई पॉइंट वाले यहाँ ई पॉइंट से दोनों तरफ आपके पास सफिशिएंट एक्सटेंशंस अवेलेबल है, लेकिन ई पॉइंट के बीच में और एंड ई और ई पॉइंट और बीच ई पॉइंट मिड स्पैन वाले पॉइंट और एंड वाले पॉइंट के बीच में कुछ सेक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए वो ऊपर वाला जो हमारा बेसिक रूल है जो हमने डिस्कस किया वो रूल सेटिस्फाई ना हो रहा हो, मुमकिन है कि ऐसा हो। सो लेट्स सी दोज पॉसिबिलिटीज। ये प्रॉब्लम पॉजिटिव मोमेंट रीजन्स में होती है, नेगेटिव में क्यों नहीं होती वो अभी जब आप पॉजिटिव मोमेंट रीजन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि नेगेटिव मोमेंट रीजन के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। बुक से मैंने ये पिक्चर कॉपी कर ली है एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। ये आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एक सर्टेन पार्ट ये बने, यानी बीम ऐसे चल रही थी, यहाँ पे एक सपोर्ट थी, ऐसे ऊपर से ये चल रही थी पूरी बीम और यहाँ एक सपोर्ट थी और ये वाली जो लोकेशन है ये सेंटर लाइन थी। तो हमने सिर्फ सेंटर लाइन शो कर दी है, थोड़ी सी और एक्सटेंशन शो कर दी है कि ये आगे कंटिन्यू जा रही है, ये लाइन बता रही है आपको, और इस तरफ हमने ये सपोर्ट शो कर दी है। थोड़ी देर की डिस्ट्रप्शन के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि मैं आई डोंट रियली रिमेंबर कि मैंने इससे पहले क्या कहा था, बट लेट मी पिक अप फ्रॉम समवेयर इन द स्टार्ट। ये बस बीम है, मैंने कहा था ये सिंपली सपोर्टेड है, इस तरफ वाली सपोर्ट को हमने शो नहीं किया हुआ। यहाँ से ये इसका मिड स्पैन है 9 किप्स पर फुट इसके ऊपर लोड लग रहा है। टोटल इसका 18 फुट सेंटर टू सेंटर यानी सेंटर ऑफ द सपोर्ट से लेकर दूसरे सेंटर ऑफ द सपोर्ट तक 18 फीट है और ये 6 इंच जो आपको नजर आ रही है, ये बार जो है सेंटर ऑफ द सपोर्ट से आगे 6 इंच तक गया हुआ है, यानी एंड तक नहीं, जहाँ तक बार गया हुआ है वो LA को से रिप्रेजेंट हमने किया, उसको 6 इंच इस केस में हमारा 6 इंच है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है बीम का 16 इंच। ये डिजाइनर ने से डिज़ाइन किया हुआ है 16 इंच, उसकी विड्थ रखी है 21.3 इंच और उसकी इफेक्टिव डेप्थ है। ये जो दो बार नज़र आ रही है नंबर 14 की बार है। वैसे नंबर 14 बार जो है वो बड़ी बार होती है, यानी काफ़ी मोटी बार बन जाती है ये। लेकिन एनीवेज अब ये थोड़ा सा ये असल में समझाने के लिए ये एग्जाम्पल उठाई गई है, थोड़ा सा इसलिए अनयूजुअल से आपको नजर, विड्थ आपके पास इतनी छोटी है और मतलब कि 2 नंबर 14 बार्स आर वेरी लार्ज साइज बार्स, ठीक है। लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि अगर ये हम डिज़ाइनर ने कर दिया तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज।
ये अच्छा, ये जो बारें हैं 2 नंबर 14 बार से फुल लेंथ एक्सटेंड हो रही है, यानी इस एंड तक जैसे आपको नजर आ रही है उसी तरह से दूसरे एंड के ऊपर भी ये फुली एक्सटेंडेड है, जितने तक मैक्सिमम एक्सटेंशन जा सकती है। ठीक है जी, एंड से 1-2 इंच पहले काट देंगे, बाकी ये फुली एक्सटेंडेड है। अच्छा, इसका मतलब एक कट ऑफ वाला तो मसला होगा ही नहीं है इसमें। ये जो हमारी कट क्रिटिकल पॉइंट्स की डिस्कशन थी, जिसमें हमने कहा था कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक कट ऑफ पॉइंट्स वाली और एक पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव या नेगेटिव मोमेंट की वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये कट ऑफ पॉइंट का तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं, बिकॉज ऑल बोथ द बार्स यू हैड टू एक्सटेंड देम फुली एक्सटेंडेड है। ठीक है, हमारे केस में सो लेट्स सी के क्या ये जो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट है उससे दोनों तरफ सफिशिएंट एम्बेडमेंट लेंथ दी गई है या नहीं दी गई है। लेट्स लुक एट दैट। फर्दर हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो बार्स हैं ये जितनी कोड की मिनिमम स्टिरअप्स हैं वो इसमें थ्रू आउट द लेंथ डाली गई हैं। ठीक है, यानी ये इंफॉर्मेशन देने का पर्पज़ ये था कि आप केस उठा सकें उस टेबल में से, फेवरेबल कंडीशंस वाला केस है, यानी ये मिनिमम स्टिरअप्स इसमें प्रोवाइडेड की गई हैं। द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ अ नंबर 14 ग्रेड, और लेट्स से अगर हमारा FY60 KSI हो, DB जो है वो 14/8 इंच है। आई डोंट नो कितना ही बन रहे, वैसे तो टेबल से पढ़ लेने चाहिए, लेकिन अब बहरहाल मैं अभी लिख रहा हूँ इस तरह से DB। और उसके बाद FC प्राइम लेट्स से हमारा, ये मैं जस्ट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ जो इस वक्त सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, ये मैंने कोई खुद से कुछ सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, बस ये एक सिचुएशन आपको बताई जा रही है। ठीक है, FY इतना है, FC प्राइम इतना है, और अब जब आप LD कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट लेंथ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 93 इंच। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि मिनिमम स्टिरअप्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, मिनिमम स्टिरअप्स आर प्रोवाइडेड, सो यू कैन पिक द रेलेवेंट केस। LD आपको 93 इंच रिक्वायर्ड है कि कहाँ से ये 93 इंच कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ये जो मैक्सिमम मोमेंट वाला पॉइंट है, इससे इस तरफ भी आपको 93 इंच मिनिमम आपको बार एम्बेड करनी पड़ेगी, और इसी तरह इस तरफ भी आपको ये लेंथ डालनी पड़ेगी। अब आप अगर अवेलेबल लेंथ चेक करें कि अवेलेबल लेंथ कितनी है, तो अगर टोटल सेंटर टू सेंटर 18 फीट है, तो ये एक हाफ जो है वो 9 फीट का हो जाएगा, ये 9 फीट और प्लस ये 6 इंच एक्सटेंशन है, तो ये टोटल बन जाएगा अवेलेबल जो आपके पास है, दैट इज 9 फीट 6 इंचेस, ये बन जाएगा 114 इंच। ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल है। रिक्वायर्ड कितना था? 93। सो अवेलेबल इज मोर देन रिक्वायर्ड, सो यू इट्स मिड स्पैन के ऊपर, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट वाली जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे हमारे उस सेक्शन के ऊपर, यानी इस क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर हमारा जो एम्बेडमेंट लेंथ की या डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, इज सेटिस्फाइड, बिकॉज अवेलेबल लेंथ इज ग्रेटर देन द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड। सो हम कह सकते हैं बार्स आर डेवलप्ड एट मिड स्पैन। ठीक है जी, ये डेवलपमेंट लेंथ मिड स्पैन के ऊपर जो क्रिटिकल मिड स्पैन वाली लोकेशन के ऊपर हमने चेक कर दिया, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी यहाँ पे तो ये ओके हो गया इसके लिहाज से, बट अच्छा, ये डायग्राम भी आपको बता रही है कि ये ए पॉइंट के इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ से यानी इस पॉइंट के ऊपर दिस बार इज अनडेवलप्ड, इसके ऊपर इसके अंदर जीरो स्ट्रेस लेवल होगा। 93 इंच के बाद इट विल बिकम फुली इफेक्टिव, और ये अपना जो है वो पूरा कंट्रीब्यूशन रखेगा स्ट्रेस के लिहाज से। तो लिहाजा जो 2 नंबर 14 बार्स की जो फाई MN जितना बनता है, अगर वो फुली डेवलप्ड हो, यानी वो FY तक पहुँचे, तो वो जो उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वहाँ तक ये पहुँच सकेगा। 5 MN जो डिज़ाइनर ने जिसकी बेस पे कैलकुलेशंस की हुई वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। इन बिटवीन ये वाला रीजन जो है बिटवीन दिस एंड एंड दिस B पॉइंट, जहाँ तक ये LD बन रहा है, जहाँ तक 93 ख़त्म हो रहा है, इस पॉइंट के बीच में देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये बार के अंदर जो स्ट्रेस है वो भी हमने एज्यूम किया कि ये लीनियरली एज यू गो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बार ये अपना स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता जाएगा, डेवलप ज़्यादा स्ट्रेस करता जाएगा, जितनी ज़्यादा इसको लेंथ अवेलेबल मिलती जाएगी, और लीनियरली इसके बीच स्ट्रेस लेवल चूँकि बार में जितना ज़्यादा होगा उतना उसका 5 MN भी ज़्यादा होगा। तो ये 5 MN की लाइन इसलिए आपको नज़र आ रही है, जो डैश लाइन नज़र आ रही है ये वाली 5 MN की लाइन है। सो this is how the moment strength
डायग्राम वुड गो फ्रॉम दिस एंड टू पॉइंट बी, और उसके बाद ये स्ट्रेट हो जाएगी क्योंकि अब ये जितनी फुल इफेक्टिव हो गया अब उसके बाद तो कांस्टेंट हो गया। अब इसका स्ट्रेस लेवल यहाँ पे आके Fy पे पहुंच चुका है एंड देन इट वुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ तक कांस्टेंट हो जाएगा। फिर ये पॉइंट अगेन उसी तरह से यहाँ तक बी पॉइंट के सिमेट्रिकल पॉइंट है और फिर उसी तरह से ये लाइन आनी थी, लेकिन खैर हम एक ही हाफ में इंटरेस्टेड हैं, दूसरा हाफ इसी तरह का होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। अच्छा, उसके बाद जो रिक्वायर्ड मोमेंट डायग्राम है, ये वाली डायग्राम जो आपको नजर आ रही है, जो अगर मैं इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट रिकॉल कर सकूँ, ये जो डायग्राम है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यानी रिक्वायर्ड मोमेंट डायग्राम MU है। 9 किप्स पर फुट अगर अफेक्टेड टोटल अफेक्टेड लोड हो तो फिर ये जो डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको हम MU कह सकते हैं। अब अगर आप देखें तो 12 हमने कहीं पे कट ऑफ नहीं की, 12 एंड्स तक गई हुई है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन चल रही है ये लाइन है मोमेंट स्ट्रेंथ की, ठीक है। ये नीचे है और जो आपको रिक्वायर्ड मोमेंट वाली लाइन नजर आ रही है वो ऊपर है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एट दिस लोकेशन आपको रिक्वायर्ड मोमेंट इतना है और जो आपकी सेक्शन की स्ट्रेंथ है वो यहां तक है। इसका मतलब क्या है? दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जितना बार स्ट्रेस रिक्वायर्ड है इस पॉइंट के ऊपर उतना स्ट्रेस डेवलप नहीं हो पा रहा बार में। इसका मतलब क्या है कि हमारी अगर जैसे हमने कहा था ना एट ईच सेक्शन हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, हमने कहा था ना ईच सेक्शन के ऊपर, तो ये जो A और B के बीच में जितने भी सेक्शन है तकरीबन सबके केस में रिक्वायर्ड मोमेंट बड़ा है देन दी मोमेंट स्ट्रेंथ अवेलेबल phi mn। इसका मतलब ये है कि A और B के बीच में जो बार है जितना उसको स्ट्रेस लेवल रिक्वायर्ड है जिस लेवल पे पहुंचना उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा, यानी दूसरे अल्फाज में हमारी ये रिक्वायरमेंट उन सेक्शंस जो A और B के बीच में सेक्शंस है उनके लिए मीट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन दिस इज नॉट ओके। बी के लिए यानी इसके लिए वी हैड सीन दैट दिस इज ओके, मिड स्पैन के लिए इट वाज ओके, इट वाज डेवलप्ड, ये हमने चेक कर ली थी रिक्वायर सिचुएशन मिड स्पैन के लिए। बट बिटवीन मिड स्पैन एंड द एंड ऑफ द बीम द रिक्वायर्ड मोमेंट इज अबव द मोमेंट स्ट्रेंथ। सो यू गॉट टू आई मीन लुक इनटू दिस। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम इस एक्सटेंशन को इग्नोर कर दे और हम ये एज्यूम सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल, अगर हम यही एज्यूम कर लें कि बार भी यहाँ तक आ रही है क्योंकि बेंडिंग डायग्राम हमारी यहाँ तक ड्रॉ होती है सेंटर टू सेंटर तक, इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स से एक्सटेंशन नहीं है बार में। अब इसका मतलब ये है कि हम एक ही पॉइंट से दोनों लाइन्स रिक्वायर्ड मोमेंट वाली और मोमेंट स्ट्रेंथ दोनों लाइन्स एक ही पॉइंट से अब स्टार्ट होंगी इस पॉइंट से। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम कौन सी कि रिक्वायर्ड मोमेंट बड़ा आ रहा है हमारा इस ए और बी के बीच में और मोमेंट स्ट्रेंथ phi mn कम है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि मोमेंट डायग्राम की शेप जो है वो पैराबोलिक शेप है और इस तरह से कनकेव है, ठीक है, यानी वो यूं इस तरह बाहर से होके आ रहा है और ये हमारी लाइन ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे आके जूम करके देखें तो ये इस पॉइंट पे रिक्वायर्ड मोमेंट की लाइन कुछ इस तरह से चल रही है और हमारी जो अवेलेबल जो हमारे पास स्ट्रेंथ है phi mn वो लाइन ऐसे स्ट्रेट चल रही है, वो अंदर वाली साइड पे चल रही है। तो ये जो रीजन है जो शेडेड रीजन है यहाँ पे हमारे पास बार्स जो जितना स्ट्रेस लेवल उनमें रिक्वायर्ड है वो डेवलप नहीं होगा। कीप इन माइंड कि इनको स्ट्रेस लेवल Fy डेवलप करना नहीं था, इनको लेसर देन Fy डेवलप करना था, लेकिन जितना रिक्वायर्ड था इनको लेवल वो लेवल ये अचीव नहीं कर पाएंगे। ये स्ट्रेस लेवल जितना इनको रिक्वायर्ड है उस स्ट्रेस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। यानी इनको हमने एंकर ये तो था ना, ये जो बारें थी मिड स्पैन पे जो हमारे बात थी ना यहाँ पे हमें था कि कैलकुलेटेड टेंशन वाज टेंसाइल स्ट्रेस वाज Fy, तो Fy के लिए हमने इसको यानी LD इसलिए हमने कैलकुलेशन की थी ना, तो यानी LD की कैलकुलेशन अगर आपको फार्मूला याद है उसमें Fy आता है, तो क्योंकि हमने इसको Fy के स्ट्रेस लेवल पे पहुंचाना था यहाँ पे मिड स्पैन पे।
मिड स्पैन से इस तरफ इनको एफ वाई पे नहीं पहुंचता था, लेकिन जितना इनको स्ट्रेस लेवल चाहिए था उससे ये कम डेवलप कर पा रहे हैं। ये वाली लाइंस हमें बता रही हैं। ये ग्राफिकली भी इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो रीजन है जिसमें ये शेडेड आपको दिखाया गया, इस रीजन में हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेस जितना है उससे कम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। हमें मिनिमम जो ये जो लाइन हमारी ओ बी लाइन चल रही है, ये लाइन ओ ए की अगर हो, ओ ए क्या चीज है, इस रिक्वायर्ड मोमेंट डायग्राम की स्लोप है एट द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिक्वायर्ड मोमेंट वाली लाइन है, इसका जो मिनिमम स्लोप है वो ओ ए होना चाहिए। ओ ए क्या है? स्लोप ऑफ एम यू एट दिस पॉइंट। यानी बेसिकली दो स्लोप्स का मुकाबला हो रहा है। एक स्लोप है यानी स्लोप ऑफ the moment strength diagram should be equal to or greater than the slope of MU diagram। ठीक है, मैंने जल्दी में लिख लिया इसको। स्लोप ऑफ मोमेंट स्ट्रेंथ डायग्राम सिंपली क्या है? फाई mn, या आप सिंपली आई डोंट नो, ये मैंने रिकॉर्ड इसमें कर लिया नहीं, ये मैं बात कर रहा था। स्लोप ऑफ मोमेंट स्ट्रेंथ डायग्राम नीड्स टू बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ एमयू डायग्राम। ये हमारे यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम कह रहे हैं मिनिमम जो हमें स्लोप हमारा होना चाहिए मोमेंट स्ट्रेंथ डायग्राम की, वो दैट नीड्स टू बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ एमयू डायग्राम। और मोमेंट स्ट्रेंथ डायग्राम की स्लोप यानी मैथमेटिकल में इसको बस इसको लिस्ट डाउन कर दिया यहाँ पे इस स्टेप के अंदर में। आई डोंट नो मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया नहीं। इफ इट इज रिपीटेड जस्ट इग्नोर इट, अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो काइंडली सुन लीजिएगा। और स्लोप ऑफ फाई एम एन डायग्राम मैंने पहले बात कर लिया। आई डोंट नो इफ इट कुड बी रिकॉर्डेड और नॉट। हमारी जो मोमेंट स्ट्रेंथ डायग्राम है, ये वाली लाइन, इसकी स्लोप ये राइज ओवर ये रन एल डी के बराबर। ठीक है, तो वो हमारा फाई एम एन ओवर एल डी के बराबर है मोमेंट स्ट्रेंथ डायग्राम की स्लोप ये वाली। और जो एम यू है रिक्वायर्ड मोमेंट डायग्राम, उसकी स्लोप वो जाहिर है वी यू के बराबर होगी। सो फाई एम एन और एल डी इक्वल नीड्स टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वी यू। या आप सिंपली कह लें कि ये जो ये हमें मिनिमम स्लोप चाहिए, या आप दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे कह सकते हैं द मिनिमम, या आप इसको अगर हम इसको उल्टा करेंगे ना, यानी अगर हम ऐसे कहेंगे वी यू शुड बी इक्वल टू आर, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं मैथमेटिकली अगर हम करें तो ऐसे लिख सकते हैं फाई एम एन ओवर वी यू शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जी। इसको फर्दर अगर हम रीराइट करें तो ऐसे लिख सकते हैं एल डी शुड बी इक्वल टू और लेसर देन फाई एम एन ओवर वी यू। यानी इसका मतलब क्या है? एल डी शुड नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। ठीक है, ये इसका क्या मतलब? एल डी हमारी रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ है। या जब भी हम एल डी की बात करते हैं ये रिक्वायर्ड होती है। अवेलेबल तो हम जितनी दे देंगे उतनी हमारी अवेलेबल होगी। एल डी यानी इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसी सिचुएशन हमें देखना चाहिए कि अब एल डी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एल डी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप समझ सकते हैं। मैं एक की बात करता हूँ, लेट्स से मैं डी बी की बात कर लेते, डी बी काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है। आपको पता है यहाँ पे बड़ा सारा एक्सप्रेशन है और फिर आगे डी बी मल्टीप्लाई होता है एल डी की एक्सप्रेशन में। जो भी फार्मूला आप यूज करें डी बी के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि आप इस तरह से ग्रेड चूज करें, इस तरह से बाकी चीजें चूज करें कि आपकी एल डी जो है बार्स की, दैट शुड नॉट बी, जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ है दैट शुड नॉट एक्सीड दिस। अगर इससे एक्सीड करेगा तो ये वाली प्रॉब्लम बनेगी जो ऊपर हमने डिस्कस कर दी है। यानी मिड स्पैन और एंड के बीच में जो सेक्शन है वहां पे जितना स्ट्रेस लेवल रिक्वायर्ड है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनडायरेक्टली, इसका मतलब ये बनता है अब चूंकि जितना आप डायमीटर ऑफ द बार बड़ा रखते हैं उसको उतना उसको ज्यादा एलडी चाहिए होता है। जैसे इस केस में बड़ा डायर नंबर 14 चूज किया गया है तो उसको बड़ा 93 इंच हमें रिक्वायर्ड होगी डेवलपमेंट लेंथ। अगर हम छोटा डायर चूज करेंगे तो हमें कम डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड होगी इसका। और हमारे पास ये अपर लिमिट है, ये वाले अपर लिमिट हमने इसको सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब ये है कि हमें डायमीटर ऑफ द बार छोटा रखना चाहिए ताकि उसको डेवलपमेंट लेंथ कम रिक्वायर्ड हो, या आंसर छोटा बने। ठीक है, रिक्वायर्ड जो डेवलपमेंट लेंथ है वो इस लिमिट को एक्सीड ना करे ताकि हमारी ऊपर वाले रिक्वायरमेंट्स मीट हों।
अब इसके बारे में ACI की प्रोविजंस क्या हैं? ACI की प्रोविजंस ये हैं कि इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया है इसके अंदर LD शुड बी इक्वल टू और लेसर देन M1.3 MN ओवर VU प्लस LA, यानी ये ACI की इक्वेशन मैंने आपके सामने लिख दी है। यानी ACI की इक्वेशन ये कहती है कि आपका जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ है वो इस लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे ऊपर वाली इक्वेशन से। एक तो आपको 1.3 नजर आ रहा है फैक्टर, और दूसरा आपको ये LA नजर आ रहा है। जितना आप ऊपर जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि हमने उस एक्सटेंशन को इग्नोर किया था, लेकिन आप अगर एक्सटेंशन आप दे रहे हैं इसका मतलब ये कि आप वो जो डेवलपमेंट लेंथ है वो आपके पास एक आप अपर लिमिट को काइंड ऑफ एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी जितनी यहाँ पे अगर हम सिर्फ यहाँ से कैलकुलेट करते हैं मसलन MN ओवर VU से, तो फिर आपको आप समझ लें कि थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट हो जाएगी कि आप LD मतलब अगर आप एक्सटेंशन ना दे रहे हो, ठीक है, तो फिर ये टर्म जीरो हो जाएगी। सेंटर ऑफ द सपोर्ट से एक्सटेंशन अगर आप ना दे रहे हो तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, और फिर तो ये LA जो है ये अगर आप LA दे रहे हैं तो ये आपके काइंड ऑफ फेवर में जा रहा है। फेवर में ऐसे जा रहा है कि आपको जो लिमिट है आपके पास कि आपका LD उस लिमिट से एक्सीड ना करे, वो लिमिट आपको बड़ी मिल गई। यानी थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई अगर आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। ठीक हो गया? ये इक्वेशन है ACI की, ये आपको सेटिस्फाई करनी होती है। 1.3 वाला फैक्टर इसके अंदर क्यों आया हुआ है? 1.3 वाला फैक्टर इसलिए आया हुआ है और ये यूज करते हैं 1.3 वाला फैक्टर उस वक्त यूज होता है if support is causing compressive stresses at the end of the beam, यानी लोकल कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी वो सपोर्ट एक कंप्रेसिव एक्शन के थ्रू उसको सपोर्ट कर रहा हो बीम को। अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें ये रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है। ये 1.3 वाला फैक्टर भी फिर खत्म हो जाते हैं। ये MN है, ठीक है, MN ओवर VU प्लस LA, ये रिक्वायरमेंट हो जाती है if support is not compressive या टेंसाइल में हो या व्हाटएवर वे में, ठीक है। अगर वो कंप्रेसिव ना हो तो फिर आपको ये रिक्वायरमेंट, यानी आपका लिमिट जो है वो छोटा हो जाता है। आपको जो जिस लिमिट से आपने अपना LD एक्सीड नहीं करना वो लिमिट छोटा हो जाती है, यानी थोड़ा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट हो जाती है। क्योंकि सपोर्ट अगर कंप्रेसिव है ना तो वो बेसिकली कंक्रीट की जो स्प्लिटिंग फेलियर है उसको थोड़ा सा डिले कर देता है, इस वजह से ऊपर वो आपको 1.3 वाला फैक्टर मिल जाता है इसके अंदर। अच्छा, अगर आप बार को हुक दे दें एंड पे, जैसे ये आपको नजर आया नहीं तो स्ट्रेट छोड़ा गया, अगर सेंटर लाइन से बाहर आके यहाँ पे आप हुक दे दें, ये वाली हुक, ये इस तरह से स्टैंडर्ड कोई हुक दे दें 90 डिग्री से हुक आपने दे दिया। अब हुक देने के बाद यू डोंट नीड टू सेटिस्फाई दिस, सो इफ यू प्रोवाइड, इफ हुक इज प्रोवाइडेड at the end of at the end ही हुक डालते हैं, then the above requirements need not be satisfied, need not be satisfied अगर आप हुक दे दें। क्योंकि हुक देने के बाद तो फिर आपका LDH बहुत रिड्यूस हो जाता है, बट हुक देते हुए यू नीड टू बी केयरफुल कि आपका कोई बेयरिंग का फेलियर ना हो। बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट आपको ये इसमें जो पैरामीटर्स है इसको भी जरा देख लीजिएगा। MN जो लिखा हुआ है, MN इज यू नो द नॉमिनल कैपेसिटी एट the end, or at the end of, ये simply supported beam की बात हो रही, ठीक, at the end of simply supported beam और ये MN की बात थी, ठीक है। considering या based on fully developed bars का मतलब है FY के ऊपर होंगी वो fully developed bars present at
दी एंड। यानी क्या मतलब, यहाँ पे जितनी बारें प्रेजेंट हैं, यहाँ पे इस जगह पे जितनी बारें प्रेजेंट हैं उन सब का स्ट्रेस लेवल एफ वाई पे एज्यूम करके जब आप एम एन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी बेस पे जो आंसर बनेगा दैट इज योर एम एन। इस इक्वेशन के अंदर आपने वो यूज करना है। और वी यू इज यू नो ये shear है, दिस इज एट at the same point, ठीक है, at the same point से मराद at the end of the beam, ठीक है। अच्छा, अगर ये रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ एंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर नहीं बल्कि आपको ये रिक्वायरमेंट एक और जगह पे भी सेटिस्फाई करनी पड़ती है, दिस अप्लाइज ऑल्सो, दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज ऑल्सो to the point of inflection के ऊपर भी ये रिक्वायरमेंट आपको सेटिस्फाई करें। कंटिन्यूस बीम में तो जीरो मोमेंट वाला इस तरह का पॉइंट नहीं होता। जीरो मोमेंट वाला जो पॉइंट है कंटिन्यूस बीम के केस में वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है ना, एंड ऑफ द बीम तो नहीं होता। एंड ऑफ द बीम के ऊपर तो कंटिन्यूस बीम में नॉर्मली कोई ना कोई मोमेंट होता है। तो ये जो कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है उसके ऊपर भी ऊपर वाली रिक्वायरमेंट, यानी ऊपर वाली रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है, ये वाली रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट ये आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर भी सेटिस्फाई करनी है और सिंपली सपोर्टेड बीम का जो एंड है उसके ऊपर भी सेटिस्फाई करनी है। तो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन अ बीम, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में फिर ये एल ए क्या चीज होगा, इन दैट केस एल ए इज इक्वल टू एक्चुअली अवेलेबल embedment length provided, but अगर वो वैल्यू एक्सीड कर रही हो सर्टेन लिमिट को, कौन से लिमिट को, नॉट ग्रेटर देन DR12 dB, यानी अगर वो जो एक्चुअली अवेलेबल एम्बेडमेंट लेंथ है बियॉन्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर वो D या 12 dB से ग्रेटर है तो आप LA की वैल्यू D या 12 dB के बराबर ले लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो इसमें आपको नजर आ रहा है हमने फाई को भी ड्रॉप कर दिया हुआ है। फाई को इसलिए ड्रॉप कर दिया कि जो डेवलपमेंट लेंथ है क्योंकि हमने जो स्ट्रेस लेवल एज्यूम किया है कि हमने जिस स्ट्रेस लेवल को हमने टारगेट किया वो फाई को एफ वाई को टारगेट किया, फाई एफ वाई को टारगेट नहीं किया, यानी पूरी स्ट्रेस लेवल यील्ड स्ट्रेंथ लेवल को हमने टारगेट किया है। इसकी बेस पे हमने इक्वेशंस डेवलपमेंट लेंथ की डिराइव की है, ना कि डेवलपमेंट लेंथ की इक्वेशन में कोई फाई नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे भी कोई फाई ड्रॉप किया गया है। एम एन की बेस पे आपको नजर आ रही है कैलकुलेशंस फाई एम एन की बेस के ऊपर नहीं है। अच्छा, इसमें एक और बात माइंड में जो रखने की है वो ये है कि हमने इसमें इफेक्ट ऑफ शेयर का जिक्र नहीं किया, हमने मॉडिफाइड एमयू डायग्राम उसकी बात नहीं की, बस जो नॉर्मली बैंडिंग डायग्राम होती है उसकी बात की। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशंस हैं दे डू नॉट गारंटी, दे डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट चेक ऑफ द एंड एंकरेजेस ऑफ बार्स एट सिंपल सपोर्ट्स ऑफ शॉर्ट बीम्स या डीप बीम्स जिनको आप कहते हैं, ठीक है। तो वो इफेक्ट इस जगह पे डिस्कस नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने जो डिस्कशन की है वो बेस्ड ऑन जो हमारा सिंपल जिस तरह मोमेंट बेंडिंग डायग्राम होती है उसके ऊपर बेस की है। सो अगर आपका बीम जो है सिंपली सपोर्टेड है और उसके अंदर जो वी यू है, if beam is simply supported and VU is greater than equal to or greater than 4 under root of FC prime BWD, तो फिर you will have to provide and anchorages at the simple supports, ठीक है, at the simple supports, ताकि shear का जो इफेक्ट है उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है जी। नेगेटिव मोमेंट के केस में ये मसला क्यों नहीं आता, ये प्रोविजंस क्यों नहीं है, इसलिए कि नेगेटिव मोमेंट के केस में जो डायग्राम के शेप है वो यानी इस तरह से कनकेव होने के बजाय वो कनकेव होती है अदर वे अराउंड, ठीक है। इस वजह से ये इस तरह की शेप होती है उसकी, इस वजह से वो
बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव मोमेंट के केस में वो अप्लाई नहीं होता। इफ़ यू रिमेंबर, अगर लेट से एक बीम हो, इसकी एक सपोर्ट ये हो और एक ये हो और एक ये हो और एक ये हो, तो अगर हम टिपिकल बेंडिंग डायग्राम की बात करें तो वो कुछ इस तरह की डायग्राम आपको पता है बनती है। अगर मैं कुछ सही इसको ड्रॉ कर सकूं, ठीक है, मैं इसको प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पा रहा, ये कुछ अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर सकूं ऐसे, तो कुछ इस तरह की डायग्राम होती है ये, ठीक है, टिपिकल जो एक डायग्राम होती है, यानी यहाँ वो इस तरह की शेप रखती है ऐसे करके, ठीक है, और तो नेगेटिव मोमेंट के केस में चूंकि लेट्स से मैं थोड़ा सा आपके सामने लार्ज ही ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप इसको मतलब समझ सकें। नेगेटिव मोमेंट के केस में मैं आपके सामने एक स्पैन रख लेता हूँ, टिपिकल से स्पैन, ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पे है लेट से और एक सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, और कुछ इस तरह की डायग्राम चल रही है लेट से, सॉरी, ठीक है, लेट से इस तरह की कोई डायग्राम चल रही है, ठीक है। अब अगर आप इसको देख सकें, ये तो MU डायग्राम होगी ना, MU डायग्राम, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट लेंथ के रिक्वायर्ड मोमेंट जो मोमेंट स्ट्रेंथ डायग्राम को देखें तो वो, तो उस केस में चूंकि वो जो डायग्राम हमारी लेट से हमने ऊपर ये टॉप रेनफोर्समेंट ऐसे डाली हुई थी, ऊपर ये जो आपको नजर आ रही है, और यहाँ पे हमने काट दी थी, ठीक है। अब जहाँ काटेंगे वहाँ पे 0 स्ट्रेस लेवल होगा और यहाँ पे उसका स्ट्रेस लेवल FY पे जाएगा एंड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे यानी इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसका स्ट्रेस लेवल FY पे जाएगा। तो अब अगर मैं अवेलेबल यानी डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी लेट से उसकी डेवलपमेंट लेंथ है हमारी बार की यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। अब क्या होगा, बार हमने यहाँ काटी हुई, यहाँ से लेके यहाँ पे वो पूरी इफेक्टिव हो जाएगी, यहाँ काटी हुई थी ना, यहाँ पूरी इफेक्टिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बार है उसके अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, यहाँ पे वो उसका जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 और ऐसे, यानी डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है वो हमारी वैल्यू डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बड़ी रहेगी। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो ब्लैक लाइन चल रही है ये MU की लाइन है ना, ये जो लाइन चल रही है ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ की है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव मोमेंट के केस में हमें मसला नहीं होता क्योंकि डायग्राम की शेप डिफरेंट होती है, और पॉजिटिव मोमेंट में इसलिए मसला होता है कि मसलन आपने बार यहाँ पे कहीं काटी हुई थी और दूसरी तरफ आप यहाँ आपको लेट से यहाँ जहाँ तक उसकी डेवलपमेंट लेंथ थी, तो ये आपकी लाइन कुछ इस तरह से ज्वाइन होती है स्ट्रेट, इसके बाद ऐसे करके, ठीक है, यूं ऐसे ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। तो ये जो शेप है ये प्रॉब्लम करती है, फिर अब ये बाहर निकल रही होती है, यानी ये ऑर्डिनेट बड़ा हो जाता है, ये वाला ऑर्डिनेट बड़ा हो रह जाता है, बाहर रिक्वायर्ड मोमेंट वाला ऑर्डिनेट बड़ा रह जाता है, डिज़ाइन जो हमारे पास मोमेंट स्ट्रेंथ वाली डायग्राम अंदर की तरफ रह जाती है। जबकि नेगेटिव मोमेंट के केस में हमारे जो कि उस केस में नेगेटिव मोमेंट के केस में तो हमने इधर से इस तरफ लाइन ड्रॉ होनी है ना, तो इस वजह से ये लाइन हमारी जो डिज़ाइन अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो बड़ी रह जाती है और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ छोटी रह जाती है। उस वजह से नेगेटिव मोमेंट के केस में प्रॉब्लम नहीं होती, पॉजिटिव मोमेंट के केस में ये प्रॉब्लम होती है। यू नीड टू check it for simply support ends of the simply supported beam and inflection points within a continuous beam.